नमस्कार, आदाब। मैं रोहित चंदेल, ट्रिपल.com के इस बेहद ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम 2030 का भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि 2030 का भारत कार्यक्रम के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं सतत विकास लक्ष्यों की। सतत विकास लक्ष्य जिसके ऊपर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं, दिल्ली के चांदनी चौक से पूर्व विधायक रह चुकी, एनएसयूआई की अध्यक्ष रह चुकी, गो इंडिया फाउंडेशन की संचालक, एक प्रखर वक्ता और कांग्रेस नेत्री अलका लांबा जी की। अलका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद रोहित जी, आपका भी और ट्रिपल.com का भी कि मुझे ये अवसर दिया उन्होंने। जी मैम। तो जैसा कि आपको पता है कि हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत सतत विकास लक्ष्यों की बात कर रहे हैं, वो लक्ष्य जिनको हमें 2030 तक कंप्लीट करना है, जो 2030 तक हमें उनको पूरा करना है, एक भारतीय नागरिक होने के नाते, एक सरकार के रूप में भी, एक आम नागरिक के रूप में भी। तो हम इसी के ऊपर आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो सतत विकास लक्ष्यों को लेकर आपका क्या दृष्टिकोण है, और भारत के नजरिए से हम देखते हैं तो आप किस स्थिति में भारत को इस वक्त देखती हैं सतत विकास लक्ष्यों के तहत। रोहित जी, हम जी लोग मैम। इस समय 2024 में हैं और आप 2030 का भारत कैसा होगा उसकी बात कर रहे हैं। मुझे राजीव गांधी जी की याद आती है। वो 21वीं सदी की बात करते थे कि 21वीं सदी का भारत कैसा होगा। तब हमारे हाथ में मोबाइल कंप्यूटर नहीं होते थे। हम एक देश में बैठ के दूसरे देश में एक दूसरे से बात ही नहीं कर पा रहे, एक दूसरे को देख भी पा रहे हो। डिजिटलाइजेशन हुआ और दुनिया ने बहुत तेजी से एक बदलाव जो है वो देखा। जिस तरह से वो जुड़ी, एक दुनिया एक दूसरे से जुड़ी, ये हमने देखा। तो सपने बड़े होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सपनों के तरफ बढ़ने की जो रफ्तार है वो बहुत धीमी रफ्तार है। कोई भी देश जो भूखा है, जिसका नागरिक भूखा है, जिसके बच्चे कुपोषित हैं, वो देश कभी भी लक्ष्य की प्राप्ति, अगर हम कहें 30 में, 35 में, 40 में, नहीं कर सकता है। 1947 में देश आजाद हुआ, अपने पैरों पर चुनौतियां थी, खड़े हुए। हमें इवन अनाज के लिए, हर चीज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन एक दूरदर्शिता थी, हरित क्रांति लाई गई, कृषि प्रधान देश बना। आज 140 करोड़ लोगों का पेट देश किसान हमारा पाल रहा है। तो ये एक सोच थी, दूध की क्रांति हम लोग लेकर आए, दूर संचार क्रांति लेकर आए, टेलीकम्युनिकेशन आया, बड़े बड़े शिक्षण संस्थान, हमारे वैज्ञानिकों ने काफी तरक्की उन 75 सालों में की है। थोड़ी दुख होता है जानकर कि जब हम पूरी उन कुर्बानियों को, उन योगदान को जो 75 साल में हमें विरासत में मिला है, क्योंकि हम आजाद भारत में पैदा होने वाले हैं। खून दूर की बात, भगत सिंह की तरह फांसी पे चढ़ना, ये सब सपने हैं, पसीना बहाने को नहीं मिला। बस ये है कि उन उन सबको विरासत में मिली चीजों को संयोजते हुए हमें आगे अपने लक्ष्य तक बढ़ना है। और 30 का जो लक्ष्य है वो मैं कहती हूँ बहुत नजदीक है। क्योंकि इस देश में राजनीति जो है, हमारे बाद अगर आबादी में कहेंगे चाइना है, लेकिन चाइना में चुनाव नहीं होते हैं। अमेरिका हम्म। सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक है, कृषि है, उसमें 2 पार्टी चुनाव रहता है। लेकिन भारत में हजारों राजनीतिक दल हैं, और ऐसे ऐसे फैसले जो देश को का पूरा रुख बदल देते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपसे कहूंगी हमारा कोरोना महामारी में तालेबंदी होना, हमारा हम्म। नोटबंदी होना। 8 नवंबर को घोषणा की नोटबंदी हो गई, फिर एकदम घोषणा हुई कि पूरा देश तालेबंदी कर दिया गया। सो ये बहुत बड़े 2 फैसले थे जिसने देश को जो है, देश की अर्थव्यवस्था को जो है, मजदूर और किसान को जो है बहुत जो है प्रभावित किया है। सो मुझे लगता है चुनौतियां बहुत बड़ी आपको और हमारे सामने है, देश के लोगों के सामने। इसे मिलकर पार करना होगा। और इन चुनौतियों को पूरी उम्मीद है। जैसे आप देख रहे हैं, इस देश में चुनाव से आप कभी भी अपने आप को दूर नहीं रख पाते हैं। 5 राज्यों के चुनाव अभी नहीं हुए, रखता। इससे पहले कर्नाटका, हिमाचल हुआ, और अभी 24 की पूरे देश। अब 3-4 महीने फिर हम चुनावों की तरफ होंगे। सो बात यह है कि समय 5 साल का मिलता है राजनीतिक दलों को। सपने जो है वो हम्म। 40-50 साल बाद के दिखाते हैं, लेकिन सच्चाई है कि 5 साल है। आप 5 साल में अपना रोड में प्ले कराइए, क्या कर रहा है उसके आधार पर तय होता है सब चीजें। बिल्कुल। तो बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं ना कहीं हम लंबा टारगेट तो लेके चलते हैं, लेकिन जो समय होता है वो समय 5 साल का ही होता है किसी भी एक राजनीतिक दल के लिए, या जो भी सत्ता पक्ष है उसके लिए। फिलहाल आप सत्ता पक्ष के नजरिए से अगर मैं बात करूं, आपको हम्म। विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष के तौर पे आपसे बात करूं, तो आपको क्या लगता है कि
क्या 2030 तक, जैसे कि अभी की हम स्थिति देखते हैं, अगर हम भुखमरी की बात करते हैं, तो आज भी देश के अंदर लगभग 30 बिल्कुल करोड़ लोग ऐसे हैं जो रोजाना भूखे सोने पे मजबूर हैं। गरीबी की अगर बिल्कुल हम बात करें तो करोड़ों में संख्या ऐसी है जो अभी भी गरीबी रेखा के नीचे काम कर रही है, गरीबी में पलायन करने के लिए भी मजबूर है। तो आपको क्या बिल्कुल। लगता है कि आने वाले 7 सालों के अंदर ये स्थिति को कैसे बदला जाएगा, या फिर इसको बदलने के लिए सत्ता पक्ष को क्या करना रहेगा, उसमें विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी? इन दोनों ही बातों को अगर हम साथ में लेके चलें तो कैसे हम ये बदलाव देख सकते हैं? जी मैम। रोहित जी, बहुत अच्छा सवाल किया। आज जब हम देखते हैं विश्व में 121 देशों में भारत भुखमरी में 111 नंबर पर खड़ा है। अब कृषि प्रधान देश हो, दूसरे देशों को जी। अन्न देता है, लेकिन उसी के देश का आदमी भूखे सोता है। और जब भुखमरी की हम बात करते हैं ना, इसमें शिकार बच्चे होते हैं जो कुपोषित हैं। लाखों, 10 लाख का ये आंकड़ा है जो बच्चे इस देश में कुपोषित हैं। अब मैं राजनीति नहीं करूंगी, पर राजनीतिक पद पर, संवैधानिक पद पर बैठी महिला बाल विकास मंत्री से जब इस आंकड़ों पर बात होती है कि हम 121 देशों में 111 देश भुखमरी में खड़े हैं, बच्चे कुपोषित है, तो वो कहती हैं 3,000 लोगों से फोन किया, मुझे भी फोन किया, मैं फ्लाइट में थी, सारा दिन खाया नहीं, मुझसे पूछा तो मैंने भी बोल दिया मैंने आज कुछ खाया नहीं, तो मेरी भी गिनती भूखमरी के आंकड़ों में हो जाती है। ये आपको दिखाता है हम्म। गंभीरता है, संवेदनशीलता है कि आप महिला बाल विकास मंत्री भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठी हैं, जिसकी जिम्मेदारी है वो ये कह के पल्ला झाड़ देती कि कोई भुखमरी नहीं, कोई कुपोषित का शिकार बच्चा नहीं है, कुछ नहीं। कांग्रेस ने क्या किया वो बाद की बात है, लेकिन क्या करेगी बाद की बात है। 24 में हम सत्ता में आएंगे, लेकिन क्या किया, क्या फूड सिक्योरिटी एक्ट कौन लाया? पीडीएस सिस्टम, फूड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के तहत हमने राशन की दुकानें, गरीब मध्यम वर्गीय आम आदमी को जो है हमने सस्ता सरकारी राशन मुहैया कराना फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत दिया कि भोजन का अधिकार है, लोगों को अन्न मिलना चाहिए, भूखे जो देश सोएगा वो देश विकास तरक्की नहीं करेगा। ये हमारे कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। मनरेगा जैसी हम्म। योजनाएं लाकर गांव का जो मजदूर था जो पलायन कर रहा था, उन्हें हमने गांव के ही विकास में लगा दिया मनरेगा के तहत। आपने देखा हम्म। तालेबंदी में पढ़े लिखे लोग भी मनरेगा के तहत जब अपने शहरों से छोड़कर वापस गांव की तरफ चल रहे थे, हजारों मील, वापस जाके मनरेगा के तहत उन्होंने काम ढूंढा। तो कांग्रेस ने रास्ता दिखाया कि मनरेगा जैसी योजना हो, फूड सिक्योरिटी जैसी योजनाएं हो, इनसे बहुत जो है वो कांग्रेस ने जो इस पे काम किया है। आज प्रधानमंत्री जी ने कोरोना महामारी के बीच में कहा कि हम मुफ्त राशन देंगे तो मैं 80 करोड़ लोगों को। जी जी जी। हम्म। हाँ, मैं इसी क्योंकि आप पर। भुखमरी की बात कर रहे हैं, जी। कुपोषण की बात कर रहे हैं, फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात करती हूँ, तो मैं बात इसकी भी करती हूँ कि देश में मुफ्त राशन की बात हुई। अब वो राशन, मुफ्त राशन एक चुनावी हथियार बन गया है। मैं अभी कल ही भोपाल मध्य प्रदेश से लौटी हूँ। हम्म। आदमकद के होर्डिंग प्रधानमंत्री मोदी जी की घोषणा की है, मैं 5 साल तक मुफ्त राशन दूंगा। हमने हम्म। खंगाला की चुनावी घोषणा है, सच में कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर जिसमें 11 लाख करोड़ रुपया आपको निकालना है मुफ्त राशन के लिए, वो कैबिनेट में पास हो गया। वो धन की व्यवस्था कर ली गई, तो पता लगा कोई कैबिनेट की मीटिंग होकर ऐसा फैसला हुआ ही नहीं। कल एक हम्म। कैबिनेट का नोट आया जिसमें यह कहा गया कि 1 साल के लिए मुफ्त राशन का जो है 80 करोड़ लोगों को बढ़ा दिया जाता है, लेकिन उस पर वोट मांगे जा रहे हैं। अब बात यही है कि इस देश में खाली मुफ्त सरकारी राशन से भुखमरी, कुपोषित बच्चे शिकार जो हैं वो बाहर आ पा रहे हैं? ग्लोबल हंगर इंडेक्स तो बताते नहीं आ पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में ही हमने देखा कि किस तरह से चूहे या कीड़ा लगा हुआ राशन, भोपाल राजधानी की बात कर रही हूँ, इस दिवाली में 14% लोगों को ही दिवाली पर राशन मिल सका। गरीब लोगों को पूछा कारण क्या है, बोल रहे डिजिटल नेट ऐप डाउनलोड नहीं था, अंगूठा नहीं छप पा रहा था, गरीब को राशन नहीं मिला है। आप समझ रहे हैं? तिरंगा जब हमारा हुआ 75 साल आजादी के, तो उसे राष्ट्रवाद से जोड़ दिया, गरीब का राशन राष्ट्रवाद से, कि आप राशन की दुकान से जब तक तिरंगा नहीं खरीदेंगे, घर घर तिरंगा नहीं खरीद कर लगाएंगे, तब तक आपको हम्म। राशन नहीं मिलेगा। और कितने लोग राष्ट्रवाद के नाम पर तिरंगा नहीं खरीद पाए, गरीब थे, वो राशन से वंचित रहे, ये सच्चाई। तो मुझे लगता है कि देश के सामने आबादी बढ़ने के साथ चुनौतियां बढ़ रही हैं, संसाधनों की कमी है, हम्म। बेरोजगार युवा खड़े हैं, रोजगार हमें देने होंगे। दो हाथों में आज चीन क्यों खड़ा हुआ है?
हर हिसाब से विश्व की एक बड़ी ताकत, क्योंकि उसने अपने 140 करोड़ देशों में लोगों को दोनों हाथों को काम रोजगार दिया है। आज भी दिवाली पर आप कोशिश कर रहे थे कि चीन से हम सामान ना खरीदें, दिए जलाएं, लेकिन मैंने देखा, मैं चांदनी चौक, जहां कि आपने मुझे विधायक बताया, भागीरथ पैलेस जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक के लिए माना जाता है राजधानी दिल्ली और एशिया में, फेमस मार्क। पूरा जी। चाइनी माल था, पूरा चाइनी माल था। तो आप समझ, कथनी करनी में फर्क होता है, और 10 साल कम नहीं होते। मनमोहन सिंह जी के 10 साल में रुपया कहाँ था? हमें मनमोहन सिंह जी को कहा जाता था जिस देश का रुपया गिरता है उसकी साख गिरती है, और हमारे टाइम तो 40 45 50 भी नहीं पहुंचा था। $1 प्रति रुपए के हिसाब से, प्रति डॉलर 1 रुपया। आज कितना, 82 83 रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है डॉलर्स ने आपके ऊपर जो कर्ज है देश पे। मनमोहन सिंह जी ने जब कांग्रेस हमने छोड़ा 2014 में, देश के ऊपर कर्ज 1947 से 2014 तक कर्ज था 50 लाख करोड़, और मात्र इन 10 सालों में 1 लाख करोड़ बढ़ा है, मात्र 10 सालों में। और आज देश के ऊपर कर्ज 1 लाख जो है वो 1.5 लाख करोड़ हो चुका है। तो कर्ज बढ़ रहा है। बैंकों की बात करेंगे, पूंजीपति मित्रों में हम कह रहे हैं अमीर और गरीब की खाई, इसको हमें भरना होगा। कि आपने छोटे एमएसएमई, छोटे लघु उद्योग, छोटा दुकानदार, छोटा व्यापारी बर्बाद किया है। जीएसटी हम लाने का हमारा प्रोग्राम था, लेकिन उसे जैसे लागू किया जाता है, आइडिया आपका है, उसे जितनी बेहतर आप बेहतरी से लागू हम्म। कर सकते हो जमीन पर, वो शायद दूसरा आपके आइडिया को इतने बेहतरी से लागू नहीं कर पाएगा। जीएसटी हो, ये सब चीज हम लाए, लेकिन उसने जो है बर्बादी की है। आपने कहा काला धन आएगा। काला धन, सच्चाई ये है कि स्विस बैंक तो ये बता रहा है एनुअल रिपोर्ट में कि भारत से काला धन बड़ा है। अभी जो आज गोल्डन पासपोर्ट चर्चा में है कि अडानी के भाई विनोद अडानी को गोल्डन पासपोर्ट मिला, हमने तो सुना ही नहीं था ये गोल्डन पासपोर्ट क्या है। आज पूरा देश जान रहा है कि 2014 से 2023 तक देश के 60 बड़े पूंजीपति, जिसमें अडानी के भाई भी हैं, और उनका आज खुलासा भी हुआ है, जो देश के सरकारी बैंकों से पैसा लेकर उन साइप्रस जैसी देशों में शेल फर्जी कंपनियां खोलकर वहां हमारा पैसा लगा रहे हैं, और उन्हें गोल्डन पासपोर्ट मिल रहा है, नागरिकता मिल रही है, और हमारे 2.5 लाख लोग देश की नागरिकता को छोड़ चुके हैं। और जितने भी पूंजीपति सरकारी बैंक का पैसा है वो लेकर वहां सुरक्षित बैठे हुए हैं। सो मुझे यही है, देश को सोचना होगा कि किसान का कर्ज इस देश में माफ नहीं हो रहा। एक युवा को अपना जो अपने स्टार्टअप खोलने के लिए 20 लाख करोड़ की शायद घोषणा हुई थी, रोहित जी, जब तालेबंदी हुई थी, पैकेज आया था 20 लाख करोड़ के करीब, शायद ऐसा कुछ, कि बिल्कुल। हर एक को इतना इतना मिलेगा, और वो अपना कहा गया, किसी को मालूम है? तो बात ये है कि सरकार को 10 साल मिले, मनमोहन सिंह जी को भी 10 साल थे, पर वो कांग्रेस की अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, यूपीए की सरकार थी। चुनौतियां रही, लेकिन 10 साल काम किया। लोकतंत्र है, सम्मान है, बदलाव हुआ। 10 साल भाजपा को और मोदी जी को मिले, जिसमें पूर्ण बहुमत, दोनों बार अपने दम पर पूर्ण बहुमत। लेकिन आज आज जवाब का जब समय आता है, तो नेहरू जी और इंदिरा जी को गाली दी जाती है कि 75 सालों में देश में कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल। हम इस बात को मैम मानते हैं, हम भी लगातार जुड़े हुए हैं और हम इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि देश का एक बड़ा तबका इस चीज को समझ रहा है कि जो अभी मौजूदा सरकार है वो कई पहलुओं पर अपना पक्ष, अपना पलड़ा झाड़ते हुए नजर आती है। जहां पे वो कमजोर दिखती है वहां पे वो पलड़ा झाड़ते नजर आती है, विपक्ष के ऊपर हमलावर हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें इन लक्ष्यों के ऊपर, जैसा कि आपने कहा कि कहीं ना कहीं ये सरकारी जो तंत्र है उस तंत्र को अपना काम करना होगा, उस तंत्र को जो है थोड़ा सा सटीक दिशा में अपना करना होगा। लेकिन अगर हम विपक्ष की बात करते हैं तो विपक्ष किस तरीके से, क्योंकि ये एक ऐसा लक्ष्य है जिसको कोई एक सरकार के हाथ का ये नहीं है। ये एक, जैसा कि शुरुआत में यूएन ने इसको सेट किया, इसमें तमाम देश शामिल हुए, उन देशों में से एक भारत भी था। भारत के अंदर अब इस लक्ष्य पूरा करना था तो उन लक्ष्यों के लिए स्टेट्स को काम करना था। अब स्टेट्स के अंदर कांग्रेस के भी स्टेट्स हैं, बीजेपी के भी स्टेट्स हैं जहां पर उनका जो है राज चल रहा है, जहां पे उनकी सरकारें हैं। अब उन सरकारों की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि बीजेपी जहां पर है वहां पे भी इन लक्ष्यों को लेकर लगातार काम हो रहा है। जैसे कि हम बात करें शून्य गरीबी को लेकर, भुखमरी को लेकर, एजुकेशन को लेकर। मैं एजुकेशन पे भी थोड़ा सा आपका वो रुख चाहूंगा कि क्या एजुकेशन को लेकर आप किस तरीके से देखती हैं कि इस वक्त देश की स्थिति कहाँ पर है? हमने दिल्ली के अंदर कुछ ऐसे बदलाव देखे,
हमने मध्य प्रदेश के अंदर भी कुछ ऐसे बदलाव देखे। लेकिन अगर ओवरऑल हम बदलाव की बात करें कि सबके लिए, क्योंकि आज भी लाखों और करोड़ों में ऐसी संख्या है जो बच्चे स्कूल का मुंह तक नहीं देख पाते हैं, तो क्या ये स्थिति बिल्कुल। हम 2030 तक बदलने के बारे में बात कर सकते हैं? क्या और कैसे? मतलब इसमें विपक्ष का भी हम नहीं जानते। 24 में भी कांग्रेस सत्ता पक्ष में हो, में भी कांग्रेस के हाथ में सब कुछ हो, तो क्या सत्ता पक्ष में होने के बाद क्या रणनीति हो सकती है इन लक्ष्यों को लेकर? और अभी जैसे कि हम विपक्ष में बैठे हुए हैं, तो उसको लेकर हम कैसे सरकार को जगा सकते हैं? क्वालिटी एजुकेशन को लेकर, समानता के अधिकार को लेकर, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन भले बोला जाता हो कि भारतीय समाज से खत्म हो गया है, लेकिन वो कई पहलुओं पे, कई क्षेत्रों में आज भी देखने को मिलता है। तो ये सारे मुद्दों पे कैसे एक विपक्ष के तौर पर, और कल को यदि आप पक्ष में आते हैं, सत्ता पक्ष में होते हैं, तो क्या एक रणनीति को आप फॉलो करेंगे ताकि 2030 तक इन लक्ष्यों के करीब पहुंचा जा सके? भले हम इसे प्राप्त करने में हमें 100% हम प्राप्त भले ना कर पाए, लेकिन 90%, 95% हम उसको वहां तक करीब पहुंचाए। जी हाँ। रोहित जी, कांग्रेस आएगी, क्या करेगी? नहीं, राइट टू एजुकेशन, फिर मैं कह रही हूँ शिक्षा का अधिकार, ये किसके तहत कानून आया था? क्योंकि जी। कांग्रेस की सरकारों ने महसूस किया जब तक देश शिक्षित नहीं होगा वो देश समृद्ध नहीं हो सकता है। तो शिक्षित करना होगा, उन्हें अधिकार देना होगा शिक्षा का, और हम्म। शिक्षा जो है वो फ्री भी करनी होगी। और आज भी हमारी चुनावी घोषणाओं में हम्म। हम लोग आज भी इसको करते हैं कि स्कूल की शिक्षा फ्री होगी, और फ्री ही नहीं, हम इतना आपको आर्थिक मदद भी कहेंगे। अगर आपने 8वीं पास किया तो आपको इतना मिलेगा, 10वीं पास की तो इतनी आर्थिक मदद मिलेगी, 12वीं ग्रेजुएट को हम इतनी मदद करेंगे, ताकि उन्हें आर्थिक प्रोत्साहन हम्म। भी मिले कि वो पढ़ाई रोके नहीं और आगे बढ़े। शिक्षा को सस्ता किया, उसकी गुणवत्ता को हमने बढ़ाया। काम ये भी सरकार कर रही है, हमने भी किया, पर काम की रफ्तार क्या है, उसका हम्म। आउटकम क्या है? मैं इस पे अगर आपसे बात करूं, हम्म। तो अब आपने कहा बिल्कुल राज्यों हम्म। का सरकार, बिल्कुल फेडरल सिस्टम है, लेकिन राजस्थान में का सरकार कांग्रेस की है, 25 के 25 सांसद 2 बार से भाजपा के हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी, हमें नहीं मालूम कब कहाँ कितनी बड़ी चर्चाएं हुई। वो एजुकेशन पॉलिसी लागू हुए आज कितना समय हो गया, उसका आउटकम फायदा क्या हो रहा है? सच्चाई है, अभी आपके दर्शकों को कहूंगी सर्च करिए, अमेरिका ने आंकड़े जारी किए हैं कि रिकॉर्ड टूट गया है, चाइना पीछे छूट गया है। जितने भारतीय छात्र आज तक अमेरिका पढ़ाई के लिए नहीं गए थे, अब का रिकॉर्ड टूटा है कि इतने भारतीयों ने अमेरिका को पढ़ाई के लिए चुन लिया है। अपना देश की शिक्षा उन्हें लगता है कि उन्हें रोजगार या एक ऊंचाई पर नहीं पहुंचा सकती है, और चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत के छात्रों ने भारत से पलायन करके अमेरिका की यूनिवर्सिटी का रास्ता कर लिया। और वहां की शिक्षा कितनी महंगी है आप सोच सकते हैं। हमारे हम्म। बड़े बड़े जो कंपनी चला रहे हैं, बड़े बड़े अमेरिका में बैठे हुए हमारी कंपनियां जो चला रहे हैं, भारतीय हैं, गर्व होता है, लेकिन वो हमारे हाथ से छटक के जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ने जब युवाओं से, छात्रों से बात की, तो हर कोई आईएएस, आईपीएस, प्रशासनिक नौकरियों की जो है वो तैयारियां कर रहा था, और ये शिकायत कर रहा था कि या तो इम्तिहान नहीं हो रहे हैं, इम्तिहान दे दिया, हम्म। परिणाम नहीं आ रहे, परिणाम हो गया तो भर्ती नहीं हो रही है। 60 लाख सरकारी पद केंद्र राज्य सरकारों में मिलकर खाली हैं, और सबसे बड़ी संख्या रेलवे में आ रही है। लगातार आंदोलन हो रहे हैं। अब बात यह कि 140 करोड़ में युवा भारत है, 70% आबादी 40 से नीचे की है। कितने लोग को आप सरकारी नौकरी दे पाएंगे? आपकी शिक्षा ऐसी नहीं है कि वो अपने पैरों पे खुद खड़ा होकर अपना रोजगार का सृजन कर सके। आप समझ रहे हैं? हम्म। सो आपको शिक्षा ऐसी जी। बनानी होगी जो सीधा उसे रोजगार से जोड़ती हो। खाली एक डिग्री, क्या किया है जी? एमए किया है, एमकॉम किया है, बीएससी किया है, अब डिग्रियां लेकर उसकी कोई वैल्यू नहीं है अगर वो आपको रोजगार नहीं दे पा रही है। स्किल हम्म। इंडिया, ये इंडिया, वो इंडिया, इंडिया के बहुत नारे लिए, आज उसका नारा भी नहीं दोहराते क्योंकि उसके साथ इंडिया जुड़ गया है। पहले कितना स्किल इंडिया, ये इंडिया, वो इंडिया, कितनी लॉन्चिंग इंडिया के नाम से हुई, आज उसका जिक्र नहीं है क्योंकि इंडिया शब्द जुड़ गया है, इसलिए उसको भूल जाइए आप। तो बात ये कि हमारी शिक्षा नीति, यूक्रेन, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो मैंने हिमाचल चुनाव में थी, बड़े बड़े होर्डिंग मोदी जी के देखे, हमने यूक्रेन से छात्रों को निकाला इसलिए हिमाचल उन्हें वोट दे। तो आपको आईना भी दिखा रहा था ना हम्म। कि वहां क्यों गया, वहां तो बहुत सस्ती, भारत से ज्यादा गुणवत्ता वाली
और कम दाम वाली सस्ती जो शिक्षा है मेडिकल की, कम खास तौर से वो यूक्रेन में बच्चे हमारे मेडिकल की पढ़ाई हासिल कर रहे थे। अमेरिका में समझ सकती हूँ, आपको बहुत डॉलर्स खर्च करने पड़ने, और $1 की कीमत 82 पहुंच चुके हैं। लेकिन यूक्रेन में बच्चों से पूछा, जब इतने बच्चे दावा किया गया कि हमने 20,000 भारतीयों को निकाला है, हमारी आंखें खुली रह गई कि इतना छात्र भारत से यूक्रेन में पढ़ रहा था, हमें पता ही नहीं था। और कारण क्या था? सस्ती सस्ती मेडिकल शिक्षा वहां प्राप्त करता है, इसलिए वो जा रहा है। तो ये सब चीजें, सस्ती गुणवत्ता वाली भविष्य जिसमें वो देखता हूँ, ये भारत में डेवलप करनी होगी। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा से एक रोड मैप पूरा, मुझे स्वाभाविक है 24 में आपको बहुत मौके मिलेंगे। श्री राहुल गांधी जी हमारे जो इस समय सबसे बड़े कहते हैं प्रवक्ता कहें, हमारे देश के वकील, देश की मुद्दों को लेकर जो सरकार से लड़ रहे हैं, और उनकी तो सदस्यता तक आज पर आ गई थी और सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, क्योंकि वो मुद्दे उठा रहे हैं। तो शिक्षा, कोई दो राय नहीं, इस देश के लिए मुख्य मुद्दों में सबसे पहला मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, आपका रोजगार, महंगाई, खेत किसान जो 140 करोड़ लोगों का पेट पाल रहा है, जो गहरी खाई पैदा हो चुकी है, सरहद पे खड़ा जो जवान है, वो आज भी वन रैंक वन पेंशन के लिए, अग्निवीर जैसी योजनाओं का हम कड़ा विरोध कर रहे हैं। हम नीति आधारित विरोध कर रहे हैं। सेना कमजोर हो रही है। 6,000 अधिकारी जो उच्च अफसर रैंक के हैं, उनका उनका वैक्यूम आ चुका है। और आप 17-18 साल के जो नौजवानों की भर्ती कर रहे हैं, ट्रेनिंग कितनी और उनका क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, 2 जवान शहीद भी हो गए। सो बात यह है कि सेना की बात हो, किसान की बात हो, बेरोजगार युवाओं की बात हो, और मैं आपसे एक और चीज करी, सरकारी कर्मचारी, क्योंकि हमारा जो तंत्र है, प्रशासन, वो सरकार से चलता है, और जो सरकारी कर्मचारी है वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, इसलिए अपना 100% नहीं दे रहा। चिंता क्या है? ओल्ड पेंशन स्कीम, ओपीएस, हमने वायदा किया हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को कि जो अभी से रिटायर है, हम उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत देंगे। हमने लागू कर दी अपने राज्यों में, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल में। अब जो सरकारी रिटायर होगा या सरकारी नौकरी में, उनसे भी हमारी कोशिश है कि इन मुद्दों पर हम 24 में जा रहे हैं। बिल्कुल। तो मैम, बहुत अच्छी बात मुझे यहाँ पे ये लगी कि आपने कहा, एक तो रफ्तार, जो सरकार की रफ्तार है, नजरिया ठीक है, आप लगातार काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन काम करने की रफ्तार क्या है, इस रफ्तार पे ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा, जो कहा कि शिक्षा को रोजगार से संबंधित एक ऐसी शिक्षा रहे जो कि रोजगार से संबंधित हो, और रोजगार, शिक्षा के साथ साथ रोजगार भी उपलब्ध हो, एक ऐसी व्यवस्था हो यहाँ पे। दूसरा, कि सस्ती और सुलभ जो है शिक्षा नीति यहाँ पर अपने साथ हो, जिसके साथ हम जो है एक सस्ती और सुलभ शिक्षा को सभी तक मुहैया करा सके, एक इस तरीके की नीति के ऊपर हम काम करें। तो मुझे लगता है कि शिक्षा के लिए अगर इस दिशा में काम किया जाएगा, तो ये एक बेहतर परिणाम देने वाला जरूर साबित होगा। हम शिक्षा से कोई वंचित नहीं होना चाहिए। शिक्षा बिल्कुल आपके दरवाजे तक भी पहुंचनी होगी, तो हर घर के बच्चे को शिक्षा का अधिकार शिक्षित करना है। फिर वही बात कि शिक्षा की गुणवत्ता क्या है, क्योंकि सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के अंदर, है ना, क्यों कंपटीशन है? वो कहते हैं कि मुझे आरक्षण चाहिए। आप समझ रहे हैं क्यों हम निचले पिछड़ी जातियों के लोगों को आरक्षण की बात करते हैं? क्योंकि उन पिछड़े लोगों में उनके पास धन नहीं है, इसलिए वो अच्छी शिक्षा के लिए निजी स्कूल नहीं है। और सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता के ऊपर, छत्तीसगढ़ की सरकार का उदाहरण दूंगी, और राजस्थान इंग्लिश मीडियम किया, उनकी गुणवत्ता, उन चीजों को बढ़ाया कि अब गरीब का बच्चा भी एक शिक्षा उसके लिए है, अच्छी शिक्षा है, पिछड़ा है, लेकिन कंपटीशन में जब बैठता है तो वो सफल हो पाता है, वरना पहले बराबरी नहीं थी। तो अब मैं वही कह रही हूँ, शिक्षा सस्ती होनी चाहिए, मुफ्त गरीब के लिए होनी चाहिए, उस तक पहुंचनी चाहिए, उसका भविष्य होना चाहिए। क्योंकि देश, माफी चाहूंगी, देश जो है हमारी इसी पीढ़ी, और पीढ़ी अनपढ़ होगी, पीढ़ी गवार अनपढ़ होगी, तो वो देश अनपढ़ गवार होगा। अगर देश को आपको एजुकेट करना है, आगे बढ़ाना है, तो वहां की जो पीढ़ियां हैं उन्हें आपको शिक्षित करना होगा। आधार है। मुझे लगता है कि इन सभी लक्ष्यों को अगर प्राप्त करने के लिए अगर हम सिर्फ एक शिक्षा के ऊपर फोकस करके काम करने लग जाएं, तो मुझे लगता है पीढ़ी दर पीढ़ी हम बिल्कुल इन लक्ष्यों को तो जरूर प्राप्त कर लेंगे, लेकिन आने वाला जो हमारा समय है वो जरूर जो है काफी बेहतर हमें देखने को मिलेगा। ये तो बिल्कुल। मैम कहीं ना कहीं अभी तक जो हमने बात करी, वो एक कहीं ना कहीं राजनीतिक पहलू उसमें जरूर हमें देखने को मिला, दोनों ही पक्षों से। लेकिन
एक आम नागरिक के तौर पर अगर हम देखें इन लक्ष्यों को लेकर, एक आम नागरिक, मैं आप बिल्कुल। एक भारतीय नागरिक के रूप में अगर हम देखें, तो क्या आप क्या समझते हैं कि एक आम नागरिक के तौर पर इन लक्ष्यों के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, या हमें किस तरीके से जो है अपना सहयोग हम दे सकते हैं? मैं आपसे अगर बात करूं, आप बेशक एक फाउंडेशन भी संचालित कर रही हैं, आपने बीच में जो है और भी दूसरे बहुत से रक्तदान जैसे वाला आपका जो एक कार्यक्रम था वो काफी सफल कार्यक्रम था। ऐसे कई कार्यक्रम आपकी तरफ से हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन एक जब हम आम नागरिक की बात करते हैं तो आपका क्या नजरिया है उसको लेकर कि एक आम नागरिक के तौर पर आप कैसे इन लक्ष्यों के प्रति अपना योगदान दे सकते हैं, अपनी भूमिका निभा सकते हैं? जी मैम। रोहित जी, ये बात देश के 140 करोड़ लोगों को समझनी होगी कि ये देश चंद मुट्ठी भर सत्ता विपक्ष में बैठे नेताओं से, प्रशासनिक अधिकारियों से, है ना, बिल्कुल सही। नहीं चलता है। ये देश 140 करोड़ का आदमी जब बाहर निकल कर बटन दबाकर लोकतांत्रिक तरीकों से सरकार जो चुनता है, और उस सरकार को चुनने के बाद 5 साल वो घर नहीं बैठना चाहिए, उसको सरकार से निरंतर सवाल करते रहना चाहिए। साल पूरा हो गया, 2 साल पूरे हो गए, 3 साल, 4 साल, लक्ष्य आपने जो वायदे किए थे, अब आप बताइए कितने पूरे हुए हैं। और अगर नहीं किए तो वही होता है धर्म की राजनीति, जातियों की, धर्म की भावनाओं से एक खिलवाड़ होता है जो हम हर बार देखते हैं, क्योंकि मुद्दों से अब भटकाना है। तो 140 करोड़ के लोगों को मैं कहूंगी कि चंद मुट्ठी भर लोगों से ये देश नहीं चलता है। दुर्भाग्य है इस बात का, मैं बिल्कुल कहूंगी कि चंद पूंजीपति मित्रों के हाथ में इस देश की संपत्तियां, इस देश की विरासतें, इस देश का उद्योग और इंडस्ट्री सब मुट्ठी भर लोगों में। एक ही पूंजीपति अडानी का जिसका नाम लेते हैं, कर्ज कितना है? 2.5 लाख करोड़ का कर्ज है। LIC का 70,000 डूबा तो किसका डूबा? देश के सरकारी बैंक में आम नागरिक का जो पैसा था वो दिया गया, वो डूबता है ना। SBI आपका हमारा सरकारी बैंक है। सो मैं लोगों को कहूंगी, सवाल कीजिए, कृषि कानून आए, देश जागा, किसानों हम्म। के साथ खड़ा हुआ, घुटनों पर केंद्र सरकार को आना पड़ा कि कोरोना महामारी में, बहुत अच्छा। तालेबंदी में, बिना संसद सत्र बुलाए, बिना चर्चा किए आपने देश के 60% जो हमारी आबादी किसानी खेती से आती है उसको आपने थोप दिया। आंदोलन हुआ, 700 किसान शहीद हुए, और तब ये कानून आपने वापस लिया है। सो मैं वही कह रही हूँ, पावर, टू मच पावर भी वो भी गलत होती है। हम्म। आज की सरकार के पास पावर से अधिक बहुमत है, जिससे क्या है कि वो संख्या बल के दम पर जिस तरह का भी हम्म। अध्यादेश हो, सत्ता के दम पर कहीं भी सरकार भी गिरानी हो, राष्ट्रपति शासन लगाना हो, चुनाव ना कराना हो, जम्मू कश्मीर चुनाव मांग रहा है ना, लेकिन चुनाव नहीं होगा। मध्य प्रदेश में आप सत्ता में आने के लिए आप सरकार गिरा देते हैं, है ना, और कई सरकारों को अस्थिर करने का काम करते। तो अति पावर जो आपने लोगों ने आपको अपने लिए दी थी, कि आपको पूर्ण बहुमत दे रहा हूं कि मेरी गरीबी, मेरी गुर्बत, मेरा रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, सरहद, सब पर आप इतनी ताकत काम करें, लेकिन आप अपने विपक्षियों को मारने के लिए कोई आवाज उठेगी, आप उनकी सदस्यता तक लेने के लिए, और संवैधानिक संस्थाएं, ईडी, CBI, आप समझ रहे हैं, हमने गुजरात, अभी मध्य प्रदेश में जो है नरेंद्र तोमर के बेटे का वीडियो वायरल किया, कोई कोई चर्चा नहीं। तो बैलेंस जब लेवल कहते हैं ना, लेवल फील्डिंग नहीं होगा, है ना, संवैधानिक संस्थाएं कंप्रोमाइज्ड हो जाएंगी, पुलिस प्रशासन, ईडी, तो आम नागरिक के लिए भी न्याय की उम्मीदें टूट जाती हैं। सो मैं नागरिक को यही कहूंगी, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। देशभक्ति आप जी। में भी होना उतनी ही जरूरी है जितनी सरहद पे खड़े उस जवान में है, जो घर बार परिवार आंधी तूफान बर्फ में त्योहारों में छोड़कर खड़ा होता है। जितनी देशभक्ति उसमें है, उतनी ही देशभक्ति अगर आप में नहीं है तो आप किसी और के साथ गद्दारी नहीं कर रहे। आप भारत माता के साथ सरहद पे खड़े उस जवान जो सीधा गोली का सामना करता है, उसके साथ आप गद्दारी। तो मुझे लगता है हर एक को अपने आप को समझना होगा। ये देश में संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा। वो संविधान खतरे में है, वो लोकतंत्र खतरे में है, जिसको लेकर राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, कि धर्मों में मत बांटिए, जातियों में मत बांटिए, मत एक दूसरे के खिलाफ भड़काइए, और देश जोड़ना है, और जुड़ कर ही हम एक दूसरे के साथ आगे बढ़ सकते हैं। यही भारत जोड़ो की एक हमारा प्रयास था, और यही नागरिकों के लिए कांग्रेस का, राहुल गांधी जी और हम सबका एक ही संदेश है कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। बिल्कुल मैम। बहुत अच्छा ये जवाब रहा आपका।
और मैं थोड़ी सी समय की पाबंदी है, इसलिए एक आखिरी क्वेश्चन आपसे करूंगा कि हाँ एक जी। ऐसा कोई वाक्या, एक ऐसा कुछ जो इस दौरान आपने महसूस किया हो। हमने राजनीतिक तौर पे तो देखा, हमने कुछ जो है उद्योगपतियों की भी बात कर ली, लेकिन आप जब पर्सनल जिंदगी आते हैं तो आप देखते हैं, जैसे कि मैं आपको एक आइडिया दूं। हम समझते हैं कि जब आप रात के समय कभी स्टेशन से गुजरते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत से लोग दुकानों के बाहर सोते हुए आपको मिलते हैं, ठंड की रातों में भी। दिल्ली जैसे शहर में ये बिल्कुल। और आमतौर पे देखने को मिल जाता है। हम बिल्कुल। देखते हैं कि आज के अंदर, देश के अंदर आज भी कूड़े से खाना बिन के लोग खाने के लिए मजबूर हैं, बिल्कुल। और ये बिल्कुल। स्थिति हमें दिख जाती है। आपके आसपास ऐसा कोई ऐसा नजारा जिसे आपने देखा हो थोड़ा सा, और फिर आपको लगा हो कि यार ये बदलाव तो हमें चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े इसके लिए। ऐसा कोई एक वाकया जो आपने खुद में महसूस किया हो, अनुभव किया हो, वो हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ जरूर शेयर करें। रोहित जी, 30 साल लगभग मैं राजनीति में पूरे कर रही हूँ। मुझे याद है 95 96 में दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यक्ष चुनी। बहुत से मौके ऐसे आए और अपनी गो इंडिया फाउंडेशन के माध्यम से तो मैंने बहुत देखा और बहुत मदद भी अपने सीमित संसाधनों में जो कर पाई किया। लेकिन वाकई अगर अभी का बताऊं, क्योंकि ये चलता आ रहा है और मुझे नहीं हम्म। मालूम ये कब थमेगा, हमारे प्रयास इसी दिशा में है कि ये थमे। ये जो भुखमरी है, गरीबी है, सड़कों पे लोग हैं, ठंड में बिना कपड़ों के हैं, ये सब रुकना चाहिए और हमारे प्रयास इसी तरफ है, कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। लेकिन अभी का उदाहरण आप कहेंगे तो भारत जोड़ो यात्रा में हम्म। 12 राज्यों से गुजरी, 4,000 किलोमीटर चली, कन्याकुमारी से हम्म। कश्मीर तक पहुंचेगी, लाल चौक पर तिरंगा लहराएंगे, किसी को भरोसा नहीं होता था। और श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमने कर दिखाया। और उस यात्रा के कुछ क्षण हैं कि जब उनसे गरीब किसान मिला, है ना, जो कर्ज हम्म। में डूबा हुआ था, जिसने ऐसे हम्म। परिवार मिले जिनका कर्ज में किसानों ने आत्महत्याएं कर ली हैं। अभी आई डोंट नो, एक मूवी का नाम है कुछ शायद जवान है, शाहरुख खान की मूवी आई है। मुझे लगता है लोगों को देखनी चाहिए, वो सच्चाई है कि किस तरह से किसान में कर्ज डूब कर अपनी आत्महत्या कर रहा है, किस तरह से बच्चों की फीस तक भरने का संघर्ष है, किस तरीके से गरीब माँ जो है वो तन ढकने के लिए जो अपना कपड़ा भी बच्चे को दे रही है। ये आज की सच्चाइयां जिसमें मूवी बनती है और हम जुड़ा हुआ पाते हैं। राहुल गांधी जी से हम्म। बहुत ऐसे लोग मिले, जो मैं कहती हूँ दिव्यांग थे, अपाहिज थे, जो बिल्कुल थे, थर्ड जेंडर्स के लोगों को कहूंगी, जो भेदभाव है जिस तरीका, मैं बता नहीं सकती। वो जो अनुभव था उस पूरी यात्रा में, जो भारत को जानने, और सबसे बड़ी बात, भारत ने राहुल गांधी को जाना कि जिस तरह की छवि पेश की गई है वो ऐसा नहीं है। बच्ची के साथ भी आपको देखा किस तरह से बात करते हुए, बच्ची भी बता रही है कि माँ बाप खिलौना भाई को देते हैं, परिवारों में आज भी वो हम्म। है। आप महिलाओं को देखेंगे, मैंने कभी नहीं देखा कोई महिला अजनबी आदमी को देखकर उसके गले लगती हो और उसे रो देती हो। ये भारत जोड़ो यात्रा में ये नजारा देखने वाला था कि हमारी बुजुर्ग माएं हो, हमारी बेटियां हो, या हम्म। हम उम्र महिलाएं हो, राहुल जी के गले लगकर रोते हुए दिखी। क्यों कोई ऐसा करेगा जब उसको विश्वास होता है, जब अपनापन होता है। और उन्होंने राहुल जी से अपने दिल की बात खोलकर कही कि क्या क्या आधी आबादी सहन कर रही है। उदाहरण तो आपके पास है, हरियाणा की हम्म। हमारी साक्षी मलिक, देश का नाम रोशन करने वाली बेटी, लड़ लड़कर चली गई, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एफआईआर होती है लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं होता है ना। हमारी मणिपुर की बेटियां, आदिवासी बेटियां, थाने से खींचकर नग्न करके सामूहिक बलात्कार किया जाता है और उसपे सब खामोश रहते हैं। और दिल्ली पुलिस राहुल जी के घर जाकर पूछती है, वो जानकारी दीजिए, आपने कश्मीर में कहा कि आपको वो महिलाएं मिली थी, वो कौन सी महिलाएं हैं? और वो महिलाएं जंतर मंतर पे बैठी थी, वहां तक पुलिस नहीं पूछी, लेकिन राहुल जी। तो ऐसे बहुत से वाक्य हैं जो आज भी हमारी आबादी बढ़ने के साथ सीमित संसाधनों के बीच में, जो हमारी वेल्थ है, जो हमारे खजाना है, वो बराबरी से लोगों में बढ़ना, उद्योग इंडस्ट्री लगना, लोगों के हाथ में रोजगार, मुफ्त के राशन से चीजें नहीं बदलेंगे। आप टेम्परेरी, कोई भूखा है उसे थाली में खाना दे दीजिए, अगले दिन आप शायद खाना नहीं देंगे, वो भूख से मर जाएगा। उसको जिंदा रखने के लिए उसको एक दिन का खाना नहीं देना है। एक छोटी सी कहानी करके खत्म कर दूंगी। एक लाल बत्ती पर कोई भीख मांग रहा होता है, तो रोजाना आदमी उसके हथेली में पैसा रखता है, अगले दिन फिर वो खड़ा होता है, फिर पैसा, अगले दिन फिर पैसा रखता है ना। क्या करोगे? हम्म। मच्छी खरीदूंगा और खाऊंगा। अगले दिन उसको वो पैसा नहीं देता, कांटा दे देता है कि जाओ खुद कांटा खरीद लो और मच्छी पकड़ो,
खुद भी खाओ, बेचो भी, और आगे से तुम्हें हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी सोच राहुल गांधी जी की है कि मुफ्त राशन से नहीं होगा, रोजगार देना होगा। हर एक के हाथ में पैसा जब होगा, हमारी इकोनॉमी जो है जिसमें पैसा नहीं आ रहा है, निवेश नहीं आ रहा है, वो होगा तो ये पहिया चलेगा और देश वापस एक बार फिर से मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल या पीवी नरसिम्हा राव जी का, जो देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में जो हुआ था, और इंदिरा जी के समय पर बैंकों का नेशनलाइजेशन जो हुआ था, सबसे बड़े वो कदम उठे थे, और उस देश में एक बार फिर जरूरत है साहसिक कदमों को उठाए जाने की।